फिर अल्टरनेटिंग करंट वाला जो चैप्टर हमारा है उसमें वी हैव ऑलमोस्ट डन एवरीथिंग। कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं हम पे बेस्ड, ठीक है, वो भी करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकली हम खत्म कर देते हैं पार्ट को। लास्ट टॉपिक, या इनफैक्ट यू कैन से सेकेंड लास्ट, वी स्टडी अबाउट ए चोक कॉइल। आपने सुना होगा ये वर्ड चोक कॉइल। ये यूज करते हैं हम किसी भी ट्यूबलाइट के साथ। ट्यूबलाइट के साथ एक चोक होता है। ये चोक, चोक करना मतलब रोकना, ठीक है। जैसे ब्लॉकेज हो जाती है, कई बार पाइप ब्लॉक हो जाती है, बोलते चोक हो गई। एंड कॉइल इज इंडक्टर। तो एक चोक कॉइल जो है ये किसी इंडक्टर को ही बोला जाता है, ठीक है। इंडक्टेंस कॉइल है। इस इंडक्टेंस का इट इज एन इंडक्टेंस कॉइल ऑफ negligible resistance. It is an inductance coil of negligible resistance. ठीक है। इसका इंडक्टेंस तो होता है, मतलब L की वैल्यू तो होती है, बट इसका जो R है वो मिनिमम होता है। मिनिमम R 0 तो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस मिनिमम होता है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट प्लेज द सेम रोल in an AC circuit as done by a resistor. As done by a resistor in a DC circuit. डीसी सर्किट में जो रेजिस्टेंस का रोल होता है, जो रेजिस्टेंस का काम होता है, द सेम जॉब इज डन बाय चोक कॉइल, इंडक्टेंस कॉइल। एक लैमिनेटेड कॉइल होती है विच इज बाउंड ऑन ए पीस ऑफ आयरन लाइक दिस। इसे बोलते हैं हम चोक कॉइल। ये उसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये तो शॉर्ट में उसका सिंबल आ गया। अदरवाइज किसी भी सर्किट में जब हम इसको यूज करेंगे तो चोक कॉइल में क्या होता है, एक आयरन कोर होता है। इस आयरन कोर के ऊपर लैमिनेटेड वाइंडिंग्स होती हैं कॉपर की, ठीक है। और ये हम किसी भी एसी सर्किट में लगाते हैं। जैसे कोई एसी सर्किट है और यहाँ पर कोई बल्ब है या कोई भी लैंप है जिसमें हम करंट को कंट्रोल करना चाहते हैं। देखो रेजिस्टर का पर्पस क्या है? व्हाट इज द जॉब ऑफ ए रेजिस्टर इन डीसी सर्किट? ए रेजिस्टर कंट्रोल्स द करंट, लिमिट्स द करंट। कहीं पे अगर करंट ज्यादा फ्लो कर रही है, वो एक्सेसिव करंट हमारे डिवाइस के लिए डेंजरस है, हमारा डिवाइस चल सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टर लगा के करंट को लिमिट कर देते हैं। किसी एसी सर्किट में भी हम लगा सकते थे रेजिस्टर। चोक कॉइल क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो रेजिस्टर होता है, रेजिस्टर जब भी हम यूज करते हैं, लॉट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। when a resistor is used, a lot of energy is wasted in the form of heat. तो करंट को लिमिट करना है। जैसे ये कोई हमारा लैंप है, ठीक है, इसको कम करंट चाहिए, बट यहाँ से जो हमारा एसी मेन्स है वो ज्यादा करंट सप्लाई कर रहा है, तो हम एक कॉइल लगा देते हैं। ये इसे चोक कॉइल बोलते हैं। इसमें जो चोक कॉइल जिसे हम बोलते हैं, इस चोक कॉइल का एल जो होता है दैट इज लार्ज। एल लार्ज होने के कारण चोक कॉइल का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, inductive reactance, you know what is inductive reactance? XL equals to omega L. लार्ज, जब ये XL लार्ज हो जाएगा तो ऑब्वियसली करंट को
ज्यादा ऑपोजिशन मिलेगी, करंट को ज्यादा ऑपोजिशन मिलेगी तो कम करंट फ्लो करेगी। तो करंट को लिमिट करने के लिए, करंट को लिमिट मतलब एक पट्टी से ज्यादा नहीं जानी चाहिए विच कैन डैमेज द डिवाइस, हम चोक कॉइल यूज करते हैं, हम एक इंडक्टेंस कॉइल यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ ए रेजिस्टर, क्योंकि इंडक्टर भी तो करंट को अपोज करता है। और वैसे भी हमें पता है इंडक्टेंस की जो रिएक्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आल्सो। तो हम अपने हिसाब से एल का वैल्यू चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि इस एसी का फ्रीक्वेंसी कितना है, उसको कितना ऑपोजिशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक ए रेजिस्टर इन डीसी सर्किट, हियर वी कॉल इट एज चोक कॉइल बिकॉज इट चोक्स द करंट। चोक्स द करंट मतलब इट ऑफर्स रेजिस्टेंस, इट ब्लॉक्स द करंट। तो करंट को ब्लॉक करने के लिए, करंट को लिमिट करने के लिए इंस्टेड ऑफ ए रेजिस्टर हम इंडक्टर यूज करते हैं एसी सर्किट में। और वैसे भी देखो जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर में वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होने के कारण जो एवरेज पावर कंज्यूम होगी, बोलने में तो हम बोलेंगे थ्योरेटिकली कि एवरेज पावर 0 होगी, बट प्रैक्टिकली बेटा जब भी हम इंडक्टर यूज करते हैं ना, वो कंप्लीटली इंडक्टर हो ही नहीं सकता बिकॉज वी हैव कनेक्टिंग वायर्स आल्सो। तो कोई भी जो चोक कॉइल है, आइडियली हम ये बोलेंगे इसका रेजिस्टेंस है, बट प्रैक्टिकली एक चोक कॉइल जो होगा, चोक कॉइल प्रैक्टिकली एक LR सर्किट होती है। चोक कॉइल इज प्रैक्टिकली एन LR सर्किट। तो इसमें R किसका रेजिस्टेंस है? कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस है, जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है वो। ठीक है, तो चोक कॉइल अगर LR सर्किट है, आपको LR सर्किट का इंपीडेंस ट्रायंगल पता है कैसे बनाते हैं? ये R हो गया, ये XL हो गया, ये Z हो गया। ठीक है, तो चोक कॉइल में tan phi क्या होता है? tan phi इज इक्वल टू R बाई Z, बताया हुआ आपको पहले भी। हम लिख सकते हैं R डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ XL स्क्वायर प्लस X R स्क्वायर। ठीक है, द ओनली थिंग इज this R is very very small. For a choke coil, R is very small. ठीक है, मान लेते हैं हम थ्योरेटिकली अगर R 0 है तो tan phi will be equal to 0. ठीक है, बट प्रैक्टिकली क्या है, R कभी भी 0 होता नहीं है, क्योंकि जो भी हम वायर लेंगे, जो भी हम सर्किट ले रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। ठीक है, R स्मॉल सो phi is स्मॉल। प्योर इंडक्टेंस अगर होगा ना, प्योर इंडक्टेंस, तो वो सिर्फ थ्योरेटिकल होता है, उसमें R नहीं होगा, बट दैट इज ओनली थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकली जब भी हम एक चोक कॉइल लेते हैं, हम इस R की वैल्यू को कम लेंगे, क्योंकि ये तो कनेक्टिंग वायर का है। L को बढ़ाने के लिए हम आयरन कोर चोक लेते हैं। दो तरह की कोर्स होती हैं, इस तरह से अगर आप रिप्रेजेंट करोगे, दिस इज कॉल्ड एज एयर कोर। ठीक है, इसका जो एक्सेल है दैट इज स्मॉल। एक्सेल क्यों स्मॉल है? क्योंकि इसका जो इंडक्टेंस है वो स्मॉल होता है, इंडक्टेंस स्मॉल है, सो एक्सेल इज आल्सो स्मॉल। लेकिन अगर हमें ज्यादा ऑपोजिशन प्रोवाइड करनी है, एक्सेल को ज्यादा रखना है, तो हम आयरन कोर चोक यूज करते हैं। आयरन कोर चोक को यूज करते हैं। दिस आयरन कोर चोक हैज लार्ज वैल्यू ऑफ L and therefore XL is also large. तो ज्यादा ऑपोजिशन प्रोवाइड करनी है तो आयरन कोर, और कम ऑपोजिशन प्रोवाइड करनी है तो एयर कोर चोक यूज की जाती है। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। बेटा हमारे पास दो ऐसे कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए जो एनर्जी को स्टोर करते हैं। ठीक, वन इज इंडक्टर। इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर करता है वो होती है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, सो वी कॉल इट एज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। आपने बाय 2 स्क्वायर,
उससे पहले हमने कैपेसिटर की बात की थी। कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में है, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इसे मैं यू बी से रिप्रेजेंट करके इसे यू ई से 1/2 CV²। कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस है बेटा, बोथ आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग द एनर्जी। नाउ अगर हम कोई ऐसा सर्किट लें जिसमें हम ऑलरेडी एक ऐसा कैपेसिटर कंसीडर कर लेंगे जो कि चार्ज्ड है पहले से। ठीक है, एक चार्ज्ड कैपेसिटर को हम किसी कॉइल के साथ कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, ये कैपेसिटर एक सेल की तरह बिहेव करेगा। इट विल सप्लाई करंट टू द कॉइल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एज पर द सिचुएशन। ठीक है, तो क्या सिचुएशन है बेटा, एलसी ऑसिलेशंस कैसे प्रोड्यूस होती हैं? एलसी ऑसिलेशंस आर प्रोड्यूस्ड due to the repeated exchange of energies between capacitor and inductor। LC oscillations कैसे प्रोड्यूस होती हैं? LC oscillations are produced due to the repeated exchange of energies between capacitor and inductor। capacitor और inductor, ये capacitor है, ये इंडक्टर है। कैपेसिटर और इंडक्टर को अगर हम कनेक्ट करें चार्ज, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये भी अनचार्ज हो और ये भी अनचार्ज हो तो हमें तो ऑसिलेशंस बनेंगे। नो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कभी वायलेशन नहीं होता है। तो जब भी हम एक चार्ज्ड कैपेसिटर को अलो करते हैं टू डिस्चार्ज थ्रू ए कॉइल, तो उस प्रोसेस में क्या होता है बेटा, कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप होने लगता है। मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कम होने लगती है, मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ने लगती है। सो यहाँ हम क्या बोलेंगे, देखो, व्हेन ए चार्ज्ड कैपेसिटर is allowed to discharge through a coil, जब भी एक चार्ज कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज होने देते हैं थ्रू ए कॉइल, क्या होगा, द इलेक्ट्रिक field starts collapsing and the magnetic field, बस इतना सा लिखना है, magnetic field starts building up। जब भी एक चार्ज कैपेसिटर को हम अलो करते हैं टू डिस्चार्ज थ्रू ए कॉइल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोलैप्स होने लगता है, मतलब कम होने लगता है, और मैग्नेटिक फील्ड बिल्ट होने लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगा। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब सारे का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, मतलब कैपेसिटर की सारी एनर्जी खत्म और इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी। बट सिंस ये क्लोज सर्किट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये भी धीरे धीरे कोलैप्स होने लगेगा। तो फिर क्या होगा, ये मैग्नेटिक एनर्जी कम होने लगेगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ती रहेगी, और ये प्रोसेस ना रिपीट होता जाएगा। अगर हम इसे इक्वेशन के हिसाब से देखें, वो भी देखें थे, तो इसमें चार्ज का ऑसिलेशन होता रहता है, और चार्ज की इसी ऑसिलेशन के कारण जब भी ये एनर्जी कॉन्टिन्यूसली रिपीट होती है, किसके बीच में, बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर, ड्यू टू द रिपीटेड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ऑसिलेशंस आर प्रोड्यूस्ड, और इन ऑसिलेशंस को एलसी ऑसिलेशंस बोलते हैं। इस सर्किट को बेटा टैंक सर्किट भी बोला जाता है, बिकॉज इस सर्किट में दो ऐसे कंपोनेंट्स है विच बिहेव लाइक ए टैंक फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, टैंक होता है ना, जैसे आर्मी का टैंक होगा, फुल होता है एनर्जी से, ये भी टैंक है विच इज फुल ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज कॉल्ड एज ए टैंक सर्किट देयरफॉर। ठीक है, इसमें चार्ज का ऑसिलेशन, चार्ज का जो हम तो ऐसे नॉर्मली बोलेंगे चार्ज ऐसे जा रहा है और ऐसे हो रहा है,
बट अगर हम इसको मैथमेटिकली एनालाइज करें, चार्ज का ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिकली होता है। ऑल्दो उस मैथमेटिक्स की यहाँ हमें जरूरत नहीं है अभी, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ वो ऑसिलेशंस कैसे प्रोड्यूस होंगी और व्हाई इट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस। देखो आपको पता है जो इंडक्टर है, अक्रॉस द इंडक्टर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है, जो ईएमएफ है, दैट इज एल इंटू डी आई बाई डी टी, और कोई सोर्स नहीं है, प्लस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है क्यू, होता है ना सीवी के बराबर। सो क्यू इज इक्वल टू सीवी, तो वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। फिर आपको ये भी पता है बेटा, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करना तो कर सकते हैं। I is equal to dq by dt. Therefore, L into d by dt of dq by dt plus q by c equals to 0. ठीक है, आप दोनों साइड से L से डिवाइड कर दो, लेफ्ट और राइट, तो ये बनेगा d2q by dt square plus q by lc equals to 0 by L will be 0. अगर आपको याद हो, नहीं भी याद होगा तो इक्वेशन लिख लो। द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, याद है बेटा, द जनरल इक्वेशन ऑफ SHM इज y इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। a इज एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन को d2y बाई dt स्क्वायर लिख सकते हैं। इट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y, ये 11th में सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशंस पढ़ी हुई है आपने। dt square plus omega square y equal to 0. Now these equations are comparable. If you look, यहाँ पर y डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ q चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस इक्वेशन, इसे बेसिकली मैथ्स वाले बच्चों को पता है, इसे डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो ये है कि y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी या y इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। आप इसको दो बार डिफरेंशिएट करोगे यही आ जाएगा, y equal to a sin omega t. Now if you compare this with this, we'll say that q equal to q0 into sin omega t. ठीक है, यहाँ y की जगह q है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होगा, तो जो चार्ज है वो चार्ज ऑसिलेट करता है सिंपल हार्मोनिकली। Therefore, in an LC circuit, the charge oscillates सिंपल हार्मोनिकली। चार्ज की ऑसिलेशंस जो है वो सिंपल हार्मोनिकली होती हैं, और ऐसी ऑसिलेशंस को एलसी ऑसिलेशंस बोलते हैं। तो जब चार्ज की ऑसिलेशंस सिंपल हार्मोनिकली होंगी, Q नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। चार्ज जब सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करेगा तो एलसी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो एलसी ऑसिलेशंस हैं, इन एलसी ऑसिलेशंस की नेचर भी सिंपल हार्मोनिक है। लेकिन क्या होता है बेटा, हमारे पास थ्योरेटिकली तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होनी चाहिए, एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस वो होती हैं जिनका एम्पलीट्यूड सेम रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। दीज आर कॉल्ड एज अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। और अगर प्रैक्टिकली हम बात करें, प्रैक्टिकली क्या होता है, जब एनर्जी का एक्सचेंज होता है, उस एक्सचेंज के कारण हमारे पास कनेक्टिंग वायर में हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता है, तो जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं उनको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। हाउ these damped oscillations are produced? Because lot of energy is wasted. Energy is wasted in the form of heat in the connecting wire. So the amplitude of oscillations
keeps on decreasing. These oscillations are called as damped oscillations. आपने ये भी देखा होगा 11th क्लास में, damped oscillations. जैसे एक पेंडुलम की ऑसिलेशंस अगर वैक्यूम में होंगी तो उनको अनडैम्प्ड बोलते हैं, एयर रेजिस्टेंस की वजह से अपोजिशन मिलती है, तो प्रैक्टिकली वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस, जिनका एम्पलीट्यूड कम होता रहता है उनको डैम्प्ड ऑसिलेशंस, और जिनका एम्पलीट्यूड फिक्स रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, उनको अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपली एलसी ऑसिलेशंस का आप समरी याद रखेंगे। इंडक्टर और कैपेसिटर को अगर हम लेके, एक चार्ज कैपेसिटर को लेके हम सर्किट को क्लोज कर दें तो कंटिन्यूसली एनर्जी का एक्सचेंज होता है, और जब भी हमेशा याद रखना, जब भी एनर्जी का एक्सचेंज होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, some kind of waves are produced, some kind of oscillations are produced, उसे LC oscillations बोलते हैं। किसी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है बेटा, एनर्जी कन्वर्ट होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो वाटर इज स्टोर्ड इन ए चैम्बर, ठीक है, वो वाटर जो है टरबाइन के ऊपर फॉल करता है, टरबाइन को पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से रोटेशन मिल जाती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो फॉलिंग वाटर की पोटेंशियल एनर्जी है, that gets converted into mechanical energy of the turbine. That turbine is connected to the coil of AC generator and then coil starts rotating. जब वो coil की rotation होती है, there is a strong magnetic field, और आपने पढ़ा AC generator जब coil rotate करती है, उस coil के साथ flux जो link हो रहा है वो change होगा, और flux के change होने से current produce होगी, that is supplied. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में जो वाटर है वो 300 मीटर हाइट से फॉल कर रहा है, ठीक है, और कितना वॉल्यूम है वाटर का जो पर सेकेंड फॉल कर रहा है, 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड किसी टरबाइन के ऊपर, और टरबाइन की जो एफिशिएंसी है दैट इज 60%। तो आपको ये बताना है कि अगर टरबाइन की एफिशिएंसी 60% है तो कितनी पावर जनरेट हो रही है फ्रॉम द प्लांट। हमेशा बेटा जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी इज आउटपुट टू इनपुट रेशो, ठीक है, इनपुट क्या है, वाटर फॉल कर रहा है, और आउटपुट क्या है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलेगी, बट ये एफिशिएंसी 60% दी है, मतलब यू विल राइट दिस एज 60% को 0.6 डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, अब आप देखें पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करना है, और इनपुट मिलेगा आपको तो उससे आप आउटपुट फाइंड करो। इजी है बेटा क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा बड़ा मुश्किल है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड is equal to 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड। बेटा आपको पता है डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास कितना हो गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, देयरफॉर क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो मास ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड कितना हुआ, मास हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बेटा वाटर की डेंसिटी होती है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब इंटू 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 10⁵ kg पर सेकेंड। दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड। पता चला क्या किया, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब and volume of water flowing per second is 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीटर क्यूब चला गया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर पर सेकेंड कितना है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, सो दैट वुड बी mg into h, ये m लिख लेता हूं मैं, यहाँ लिख लूंगा mgh, सो दैट इज 10⁵ into 10 लिख लो g को, और हाइट कितनी दी है, कितनी हाइट से गिरा, 300 मीटर से गिरा, सो इट विल बिकम 3 into 10⁵ 6 7 8 जूल पर सेकेंड को बेटा वॉट बोलते हैं,
जूल पर सेकंड कैसे आया? एक्चुअली लिखने में यहाँ मास लिखा है, बट एक्चुअली इट इज मास पर सेकंड। क्या क्वेश्चन है किसी का? ओके कृष्णा, अभी देखते हैं। सो मास फ्लोइंग पर सेकंड लिखा मैंने m ही है, सो इट बिकम्स व्हाट? सो दैट इज द इनपुट टू द टरबाइन एंड आउटपुट हमने फाइंड करना है। सो इनपुट टू द टरबाइन इज 3 into 10 raised power 8. Efficiency is equal to output by input. Therefore output जो वहां से मिलेगा that would be efficiency into input. So this means output power. Power क्यों बोल रहा हूँ बेटा? यहाँ पावर ही कैलकुलेट करी, इसलिए हमने क्वेश्चन में भी दिया था वॉल्यूम पर सेकेंड, तो हमने फाइंड कर लिया मास पर सेकेंड। आउटपुट पावर इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू इनपुट पावर इज 3 into 10 raised power 8 watt. This is 0.6 into 3 into 10 raised power 8 watt. 1.8 into 10 raised power 8 watt. कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। So this is a question based on transformer. It says the primary and secondary coil of a transformer have 50 and 500 turns. Number of turns in primary of transformer is 50 and number of turns in the secondary is 1500. If the magnetic flux linked with the primary coil, 5P लिख लेता हूं मैं, 5P is equal to 50 plus 4T. प्राइमरी के साथ जो फ्लक्स लिंक है वो है 50 plus 4T. यहाँ 5P लिख दिया मैंने जस्ट टू गिव यू एन इंडिकेशन कि ये प्राइमरी के साथ लिंक्ड है। तो आपको ये बताना है कि सेकेंडरी की पावर कितनी होगी। सेकेंडरी पावर के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा? ईएमएफ इनटू करंट। तो सेकेंडरी पावर अगर कैलकुलेट करना है, इसका मतलब आपको कल भी बताया था ES इंटू IS कैलकुलेट करना है। अब अगर तो लोड रेजिस्टेंस दिया होता, जैसे ये डायग्राम बताई थी कल आपको कि ये हमारे पास सेकेंडरी होता है, यहाँ रेजिस्टेंस होता है RL, ये है ES, क्या लिख देता हूँ ES, ये है EP, ये IP। अगर तो ये R दिया होता ना, तो हम इस IS को ये भी लिख सकते थे, जैसे लिखेंगे सेकेंडरी पावर होता है ES इंटू IS, कैन आल्सो बी रिटन एज ES इंटू ES बाय R, क्योंकि I इज इक्वल टू E बाय R होता है, तो ES स्क्वायर बाय R। ES तो गिवन नहीं है और ना ही हमें पता है IS। हमें इतना पता है कि NP 50 है, NS 1500 है। तो इस डेटा को देखो और बताओ, ये वाला भी दिया हुआ है 5P इक्वल टू 50 प्लस 4T। आपके बेटा जितने आंसर्स हैं, लाइक मैं अगर ऑप्शंस दे दूं उसमें कहीं 50 नहीं होगा, लाइक वोल्ट में ही होगा आंसर, 120 वोल्ट या 20 वोल्ट, 30 90 30 वोल्ट या 90 वोल्ट और 220 वोल्ट। ऐसे करेंगे टू गेट द वैल्यू। बेटा प्राइमरी के साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो ये है, P। तो प्राइमरी में जो EMF होगी दैट वुड बी इक्वल टू d5P बाय dt। सेल्फ इंडक्शन तो होता ही है, अगर म्यूचुअल नहीं भी हो पहले तो सेल्फ इंडक्शन ही है। सो इट इज इक्वल टू d, देखना 50 ऑटोमेटिकली विल बी रिमूव्ड, 50 प्लस 4T, तो इट इज d बाय dt ऑफ 50 प्लस d बाय dt ऑफ 4T। द आंसर विल बी 4। EP इज 4। अभी EP निकल गया क्योंकि प्राइमरी का फ्लक्स दिया था। कल आपने पढ़ा था बेटा ES बाय EP जो है दैट इज इक्वल टू NS बाय NP। आई होप यू रिमेंबर दिस।
तो ES by EP आपके पास आ गया, ES divided by 4 is equal to NS is 1500 divided by 50. सॉल्व करके आपके पास ES निकल गया। सेकेंडरी पावर नहीं, वोल्ट में ना सेकेंडरी वोल्टेज निकालनी है। So this will be equal to 150 by 5, 30. तो ES equal to 120 volt. Secondary voltage is 120 volt. ठीक है, दैट्स ऑल इन दिस। अब इसमें आप प्रैक्टिस करें एज मच एज पॉसिबल, क्वेश्चंस करिए, एनसीईआरटी से भी करें और भी कोई बुक ले लो, वहां से भी कर सकते हो। मैं भी शेयर कर दूंगा कुछ बुक्स, कुछ आपके पास एमसीक्यूज, स्पेशली जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो तो उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज एमसीक्यू ऐसे होते नहीं है जब तक आपने थ्योरी और ये बेसिक चीजें नहीं पढ़ी होंगी। एवरी टाइम इट इज नॉट कि एमसीक्यू करोगे 100 उसमें से पेपर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू लाइक अपने एमसीक्यूज कई बार खुद भी बनाने पड़ेंगे, क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे सिचुएशंस को समझ के। ठीक है, दैट्स ऑल इन दिस फर्स्ट जो पार्ट है 11th का, स्पेशली सीबीएसई वालों के लिए। आल्दो हमारे पास अगर टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखें, एक छोटा सा यूनिट और है, which will give 3 marks to the state board students। सीबीएसई वाले भी पढ़ेंगे उसको। सेकेंड पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑप्टिक्स के साथ उसको एसोसिएट किया हुआ है। बट एज फार एज सीबीएसई एग्जाम फर्स्ट टर्म एग्जाम इज कंसर्न, द सिलेबस इज ओवर। बट मैं अभी कुछ और आपको एमसीक्यूज के ऊपर थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे, एटलीस्ट फॉर वीक और 10 days, देन वी स्टार्ट ऑप्टिक्स। ठीक है, थैंक यू, एंड यू हैव अ टेस्ट ऑन मंडे, probably it will be postponed to Tuesday, I'll let you know in the group। या तो मंडे को होगा टेस्ट या ट्यूसडे को। ठीक है, एसी पढ़ लेना अच्छे से, एसी के क्वेश्चंस कर लो। थैंक यू।